सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री फोरम। और आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ लेके आए हैं, ठीक है, जिसमें हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन को पढ़ेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, जिससे आपको चैप्टर का एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। और उसके बाद फिर एक बार में हम सारे चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे और जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो उसके लास्ट में एक वीडियो अपलोड होगा जिसमें जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, आउट टेक्स्ट क्वेश्चन और आपके एग्जाम्पलर जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आती है उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम लास्ट वाले वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो इन बिटवीन कोई क्वेश्चन आंसर डिस्कशन नहीं होंगे, ठीक है। तो ये वीडियोज़ सिर्फ आपको हम बेटर एक अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी की जो एक बेटर कंसेप्ट बिल्डिंग अप्रोच है उसके लिए हम ये बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो चैप्टर वन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ योर डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। फर्स्ट है कि मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, ठीक है। मतलब कुछ डेली लाइफ सिचुएशन दिए हुए हैं, ठीक है। और इन डेली लाइफ सिचुएशंस में आप ऐसा सिचुएशन है जो हर एक बच्चा अपने लाइफ में देखा होगा, ठीक है। मिल्क को क्या कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर में ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं समर्स के टाइम पे, गर्मी के दिन में, ठीक है। एंड आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड टेम्परेचर, ठीक है। आयरन का कोई सामान है, तवा बोल दो या लोहे की कील बोल दो, ठीक है, उसको हम लोग क्या किए हैं, छोड़ दिए हैं इसी तरीके से ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, नमी वाले वातावरण में उसको ऐसे छोड़ा हुआ है, ठीक है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अंगूर को रख दिया, अंगूर क्या फर्मेंट हो रहा है। फूड इज कुकड, ठीक है, खाना का बनना। इसके बाद फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, खाना खा के खाना को डाइजेस्ट करना, पचाना। और उसके बाद लास्ट में वी रेस्पायर, ठीक। तो यहाँ पे कुछ फेनोमेना दिए हुए हैं जो आप डेली लाइफ में एकदम देखें ही देखें 100% यदि जिंदा हैं तो। समझ पा रहे हैं। अब इसमें क्या है कि दूध को गर्मी में छोड़ देते हैं हम लोग तो क्या हो जाता है, ठीक है। दूध को गर्मी में यदि छोड़ते हैं तो वो फट जाता है, ठीक है। दूध क्या होता है, फट जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक। दूसरा है कि आयरन नेल को ह्यूमिड वाले एटमॉस्फेयर में रखने से क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है। जंग लग जाता है, हम लोग सुने कि ब्राउन मतलब शाइनिंग आयरन रहता है, ठीक है। उसको आप रख देंगे इसी तरीके से तो क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगा और वो पूरा उसके ऊपर लेयर बैठ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या बता रहा है कि ग्रेप्स आर गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड मतलब अंगूर जो होते हैं उन वो क्या हो रहा है, ख़राब हो रहे हैं। यदि आप एटमॉस्फेयर में ऐसे रख देंगे तो उनका फर्मेंटेशन करके उससे क्या अल्कोहल बनाया जाता है, कभी कभी आप जानते होंगे। फूड इज कुक्ड, ठीक है। फूड इज कुक्ड मतलब खाना का बनना। स्टार्टिंग में खाना क्या रहता है और उसके बाद फिर उसको जब कुक कर देते हैं तो कैसा हो जाता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में खाना जो क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। और तीसरा है, लास्ट है वी रेस्पायर, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक। तो ये सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं तो इसमें कॉमन क्या है उसके बारे में बोला गया है कि इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सबस्टांस एंड हैव समवट चेंज। मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जितना भी चीज़ बताया गया है इसमें इनिशियली जो सबस्टांसेस थे ना, जो सबस्टांस इनिशियली थे उनका क्या हुआ, वो फेनोमेना पार्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा, ये जो इनके साथ जो इंसिडेंट हो रहा है उस टाइम का यदि आप थोड़े टाइम के बाद उसको देखेंगे तो उसका जो इनिशियल फेज था ना, इनिशियल फेज से और जो फाइनल बना हुआ क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट आया होगा। जैसे इनिशियल में मिल्क था, मिल्क को छोड़ दिए इसी तरीके से समर में तो वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इनिशियल में मिल्क था और बाद में क्या हो गया, दूध फटने के बाद जो बन गया वो आप जानते हैं, सब जगह अलग अलग उसको बोलते हैं। पनीर बन गया कोई बोलेंगे, कोई दूध फट गया बोलेंगे, ठीक है। शाइनिंग आयरन नेल था, आयरन नेल क्या हो गया, ब्राउनिश लेयर उसके ऊपर बैठ गया। तो स्टार्टिंग में जो उसकी आइडेंटिटी थी तो वो आइडेंटिटी अभी क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लास। तो प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं किसके बारे में, प्रीवियस क्लासेस मतलब जब आप 9th में होंगे या फिर 8 में होंगे तो उसमें आप पढ़ चुके होंगे कि चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में। दो तरीके का चेंज होता है, एक को बोलते हैं हम लोग फिजिकल चेंज, एक को बोलते हैं हम लोग केमिकल चेंज, ठीक है। व्हेन एवर अ केमिकल चेंज अकर, जब भी एक केमिकल चेंज होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है, ठीक है। ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, मतलब जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो हम उसको बोल सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि यू may have perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, यदि आप ये सोच रहे होंगे कि केमिकल रिएक्शन का एक्चुअल मतलब क्या है, तो इसमें बता रहा है हाउ डू वी कम टू नो
दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हम कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, समझ पा रहे हैं। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। उसमें बोला गया है कि आपको कि आप कैसे जान पा रहे हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कैसे बोलेंगे कि अभी केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो इसको बताने के लिए क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, ठीक। तो क्लास 10 की जो बुक है ना वो ऑलमोस्ट एक्टिविटी से भरी हुई है, ठीक है। इसमें केवल आपको क्या मिलेगा, एक्टिविटी मिलेगा, और यही एक्टिविटी आपको आपके स्कोर करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। ज़्यादा स्कोर करने में ये एक्टिविटीज़ हेल्प करेंगे, तो इनको इग्नोर करना क्या होगा, पाप होगा, समझ पा रहे हैं। अब देखिए एक्टिविटी 1.1 है, इसमें क्या बोला जा रहा है, दिस एक्टिविटी नीड्स टीचर्स असिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी है इसको करने में आपको अपने शिक्षक की क्या बोलते हैं, सहायता चाहिए, ठीक है। अब इसमें बोल रहे इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट्स वेयर आई प्रोटेक्शन, ठीक है। आई प्रोटेक्शन पहनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, मतलब थोड़ा अच्छा रहेगा। बोला पहला, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट्स विद सैंड पेपर। सैंड पेपर आप लोग जानते हैं, सैंड पेपर से क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को रब करना है, ठीक है। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग्स। अब उस मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है, एक चिमटे से ऐसे पकड़ लेना है और उसमें क्या करना है, बस वही जो आप लोग करते हैं, आग लगा देना समझ पा रहे हैं, क्या करना है उसमें आपको आग लगा देना। आग लगाने से क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि उसका ना राख बनना चालू होगा। तो जो राख बनेगा उसको आपको क्या करना है, ये एक वॉच ग्लास दिया हुआ है, उस वॉच ग्लास में आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। यहाँ पे देख रहे हैं वॉच ग्लास दिया हुआ है, ठीक है। तो वॉच ग्लास में आपको उस राख को कलेक्ट कर लेना है, ठीक। तो यहाँ पे एक मतलब ये एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें बोला कि आप इससे क्या देखें, आप इससे क्या सीखें, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया, ठीक। इसमें बोला गया है कि यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डैजलिंग वाइट फ्लेम, ठीक है। डैजलिंग एकदम चमकीला लाइट के जैसा जलेगा, ठीक है। इसलिए आंख में क्या बोला जा रहा है कि आप एक आई वेयर या फिर आई प्रोटेक्शन पहन लें, ठीक है। एंड चेंजेस इनटू ए वाइट पाउडर, मतलब मैग्नीशियम रिबन बर्न होकर वाइट कलर के एक पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पाउडर का नाम क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। अब क्या होगा कि ये क्यों बना, ये पाउडर क्यों बना, बोला कि ये इसलिए बना क्योंकि एक रिएक्शन हुआ किसके बीच में, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में। तो ऑक्सीजन कहाँ था, हवा में प्रेजेंट था, और मैग्नीशियम को भी हम रख के उसमें बर्न कर दिए, ठीक है। तो इसी को बोल रहे हैं कि एक रिएक्शन हुआ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर के बीच में, जिससे क्या हुआ, एक वाइट पाउडरी सबस्टांस फॉर्म हुआ, जो क्या बोल रहे हैं उसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम है, ठीक है। तो ये था पहला एक्टिविटी। अब देखेंगे हम लोग दूसरा एक्टिविटी क्या है कि टेक लीड नाइट्रेट जानते हैं, PbNO3(2), ठीक है। तो लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। अब लीड नाइट्रेट का आप क्या ले रहे हैं, सॉल्यूशन ले रहे हैं लीड नाइट्रेट का, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हैं, उसमें आपको पोटेशियम आयोडाइड डालना। पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki, पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब क्या आपको दिख रहा है वो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.3। इसमें बोला गया टेक अ फ्यू ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के ग्रेन्यूल्स लेने हैं आपको एक कॉनिकल फ्लास्क में और एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें क्या कर सकते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिसको फिगर 1.2 में दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक वार्निंग भी दी गई है कि आप जो एसिड का बॉटल है उसको हैंडल द एसिड विथ केयर, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स। तो जिंक ग्रैन्यूल्स के अगल बगल कुछ हो रहा है ऐसा आप देखें। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। उसके टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ये बोला गया। तो इसमें क्या बोला गया कि देखो यहाँ पे एक कॉनिकल फ्लास्क दिया है, इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स है, डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया गया, कॉनिकल फ्लास्क, ग्लास ट्यूब, कॉर्क ऐसे लगा दिया गया है। एक कॉर्क लगाया जाता है जिससे क्या होता है कि जो एयर है वो बाहर ना जा पाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि H2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि देखो फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़, 3 एक्टिविटीज़ किया, 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है। 1.1 में हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, ठीक है। उसको बर्न करने से पहले सैंड पेपर से हमने क्लीन किया था। दूसरा में हमने लीड नाइट्रेट में क्या डाल दिया, लीड नाइट्रेट में हम लोग पोटेशियम आयोडाइड को ऐड किए। और तीसरे वाले में हमने क्या किया, जिंक ग्रैन्यूल्स में डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl एसिड को ऐड किया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हुआ उसके बेस पे 4 हमारे पास क्या आ गए, 4 ऑब्जर्वेशंस आए। पहला क्या है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस और चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस और चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास क्या आ गए, ये 4 हमारे पास
मतलब ऑब्जर्वेशंस आए। अब इन ऑब्जर्वेशन को देख के क्या बोल सकते हैं, एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये इनको देख के हम क्या बोल सकते हैं, एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन taking place around us. We will study about the various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. तो अब क्या बोला जा रहा है, देखिए पहला है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब ऐसा नहीं कि कोई आदमी पंजाब में है, पंजाब से हरियाणा पहुंच गया या पंजाब से पाकिस्तान पहुंच गया, तो ये चेंज इन स्टेट नहीं है। चेंज इन स्टेट मतलब सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, समझ पा रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे चेंज इन स्टेट। दूसरा है चेंज इन कलर। रेड कलर का सॉल्यूशन था वाइट हो गया, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन था वाइट कलरलेस हो गया। तो ये सब क्या है, चेंज इन कलर। तीसरा क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे आपने जिंक को डाला, जिंक में क्या डाला, HCl डाला, या जिंक को HCl में ऐड कर दिया, तो उससे क्या हो रहा है कि H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ ए गैस हो गया। फोर्थ क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। आपको कंटेनर को टच करके देखना है, जिस कंटेनर में भी आपका रिएक्शन हो रहा है उस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप क्या बोल पाएंगे कि ये चारों ऑब्जर्वेशन आपको यदि कहीं पे दिख रहा है तो आप बोल पाएंगे क्या कि केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है। तो इन्हीं चारों ऑब्जर्वेशन को जब हम अपने सराउंडिंग में खोजना चालू करेंगे ना, तो हमें बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन दिख जाएंगे या फिर बहुत सारे ऐसे साइट दिख जाएंगे जहाँ पे ये डेली हो रहा है। समझ पा रहे हैं, जैसे हम खाना बना रहे हैं तो खाना का कलर पहले अलग था, जैसे आटा का डो है, उससे जब रोटी बन गई तो उसके कलर अलग चेंज हो गए। समझ पा रहे हैं, कुछ गैस निकल जाता है, कभी किसी चीज़ को रिएक्ट कर रहा है या फिर कुछ बर्न कर रहा है, पटाखों को बर्न कर रहा है तो कुछ गैस निकल रहा है। समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से उसका स्टेट चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से क्या है, आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस अपने सराउंडिंग में होते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, इसमें बोला एक्टिविटी 1.1 को जब हम देख रहे हैं ना, तो इसमें बोला जा रहा है कि एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। ठीक है, एक्टिविटी 1.1 को आप कैसे बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को कहाँ बर्न कर रहे हैं, एयर में बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन, क्योंकि हवा में मेन ऑक्सीजन ही है जो जलने में आपको सपोर्ट करता है। ठीक है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपल बात है कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इट्स क्वाइट लॉन्ग। सही बात है कि यदि हम इसको सेंटेंस फॉर्म में बोल रहे थे तो ये तो बहुत लंबा हो गया ना। ठीक है, लंबा छोटा है बात है, लेकिन उसको बोल कैसे रहे हैं, बड़े तरीके से बोल रहे हैं, सेंटेंस में लिख रहे हैं तो लंबा हो जा रहा है। ठीक है, इट कैन बी रिटर्न इन ए शॉर्टर फॉर्म। हम इसको क्या कर सकते हैं, एक छोटे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इन शॉर्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको शॉर्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। तो हम इसको छोटा में कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट करके, तो इसको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। वर्ड इक्वेशन कैसा होता है, मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम लिख देंगे, मैग्नीशियम, ठीक है, और प्लस लिख देंगे, फिर ऑक्सीजन लिख देंगे। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन और एरो देंगे और वहाँ पे क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि द सबस्टेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन अ रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। तो अब क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि ऐसा सबस्टेंस जो केमिकल रिएक्शन में हो और जिसका चेंज हो, ठीक है, विच अंडरगो केमिकल चेंज, जिसका केमिकल चेंज हो वो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। ठीक है, ऐसा जैसे पेपर है तो पेपर रिएक्टेंट हो गया, आप उसमें आग लगा दिए वो राख में बदल गया, तो पेपर इनिशियली क्या था, रिएक्टेंट था। ठीक है, द न्यू सबस्टेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो नया सबस्टेंस यहाँ क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, द मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज ए प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या है, प्रोडक्ट है। अब बोला जा रहा है ए वर्ड इक्वेशन सोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, अब वर्ड इक्वेशन क्या करता है, कोई पूछा है डिफाइन वर्ड इक्वेशन, तो वर्ड इक्वेशन बेसिकली क्या बता रहा है, वर्ड इक्वेशन सोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रो एन एरो प्लेस्ड बिटवीन दैम। ठीक है, थ्रो एन एरो प्लेस्ड बिटवीन दैम, मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में क्या, एक एरो लगा हुआ है। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट्स को किधर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, और फिर प्लस साइन देते हैं दोनों के बीच में। यदि एक से अधिक रिएक्टेंट है तो आपको दिखाना होगा कि हम दोनों को ऐड करा रहे हैं, तो ऐड करा रहे हैं तो क्या साइन देंगे, प्लस का साइन देंगे। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड, तो प्रोडक्ट को किधर लिखते हैं, राइट हैंड साइड में लिखते हैं और उसमें क्या करते हैं, प्लस साइन देते हैं। यदि एक से अधिक मतलब आपका प्रोडक्ट बन
रहा है, ठीक है, कहीं पे गैस लिबरेट हो रहा है, साथ ही साथ कुछ सॉलिड भी जनरेट हो रहा है, तो वहाँ पे दो तरीके का प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो एरो हेड क्या करता है, प्रोडक्ट के तरफ मतलब इंडिकेट कर रहा है, एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब इसमें क्या है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि रिएक्शन किधर से किधर जा रहा है, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है तो एरो का हेड जिधर रहेगा ना उसके अपोजिट टेल वाला साइड हमेशा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा, और जिधर हेड रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है ना, कभी कभी आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में ना, इस तरीके से डबल हेडेड एरो दिया रहेगा, तो इसमें क्या रहेगा कि जो प्रोडक्ट है वो कभी रिएक्टेंट बन रहा है और कभी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए आते हैं नेक्स्ट, इसका सब हेडिंग है 1.1.1, ठीक है, 1.1.1। राइट अ केमिकल इक्वेशन, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस, ये पूछा जा रहा है कि वर्ड इक्वेशन, पहले तो लाइन था, सेंटेंस, सेंटेंस से कहाँ आ गया वर्ड इक्वेशन, तो वर्ड इक्वेशन से और छोटा कोई तरीका है क्या लिखने का, तो इसको क्या बोल रहे हैं, केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज, ठीक है, एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, मतलब वर्ड्स को रिप्लेस कर देंगे किससे, केमिकल फार्मूले से। तो एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल इक्वेशन किसको बताता है, केमिकल रिएक्शन को बताता है। इफ़ यू रिकॉल फार्मूले ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का फॉर्मूला आपको पता है, 6th क्लास में सीखे हैं, मैग्नीशियम क्या होता है, Mg, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होगा, O2, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, MgO, ठीक। द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज Mg + O2 गिव्स MgO, तो इस तरीके से लिख लेंगे यदि आपको मतलब वर्ड को और भी छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है, जो वर्ड आपके पास था वर्ड इक्वेशन था, वर्ड इक्वेशन को आप और कंसाइज और यूजफुल बना दिए यहाँ पे। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, काउंट एंड कंपेयर द एटम्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन LHS एंड RHS एरो, मतलब LHS एंड RHS ये पढ़े मैथ्स में 6th क्लास में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो, ठीक है। तो दोनों तरफ आपको नंबर ऑफ एटम्स काउंट करना है, जैसे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1 मैग्नीशियम है, ठीक है, राइट साइड में भी 1 मैग्नीशियम है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो ये रिएक्शन क्या हुआ कि लेफ्ट एंड राइट साइड में आपका जो LHS और RHS साइड है, नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम नहीं है, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स द सेम ऑन बोथ द साइड, ठीक है। तो आपको देखना था कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट सेम है या नहीं है दोनों साइड पे, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, ठीक है। यदि सेम नहीं है, जैसे कि हमने अभी देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स है ना, वो क्या है, डिफरेंट है, तो इसलिए डिफरेंट है तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। बैलेंस मतलब क्या, इधर जितना है इस तरफ भी इतना है, दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, बैलेंस। लेकिन यदि एक तरफ कम है और दूसरी तरफ ज़्यादा है, या फिर दूसरी तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम है, तो ये क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अनबैलेंस क्यों होगा, बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, मतलब यदि आप मास ऐड करोगे, जैसे यहाँ पे 1 mg का मास ऐड करोगे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का मास ऐड करोगे, और यहाँ पे 1 mg और 1 ऑक्सीजन का मास ऐड करोगे, तो दोनों क्या आएगा, बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। सच ए केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन, मतलब यदि कोई ऐसा केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं जिसमें दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम नहीं आ रहा है ऐड करने पर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, इक्वेशन 1.2 इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एयर में मैग्नीशियम को बर्न करने के लिए ये क्या है, एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 1.1.2 में, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अभी हमने क्या सीखा, केमिकल इक्वेशन लिखना सीखा, लाइन इक्वेशन से वर्ड इक्वेशन में आए, वर्ड इक्वेशन से हमने क्या लिखा, वर्ड इक्वेशन से हमने लिखा केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन से हमको देखना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप पढ़े हैं 9वीं क्लास में, दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 9, ठीक। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, तो जहाँ पे भी भाई कंजर्वेशन का आ रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या बोलते हैं, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये क्या, ये सब लोग याद रखते थे, तो एक तो कम से कम याद रखोगे कि नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स, ठीक है।
तो जितना रिएक्टेंट की तरफ मास हो एलिमेंट्स का उतना टोटल मतलब उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, और अच्छे से समझना है तो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन सेम, मतलब जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है ना वो क्या रहेंगे, हर टाइम पे सेम रहेंगे बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के स्टार्टिंग में और केमिकल रिएक्शन के अंत में क्या होगा कि जितने रिएक्टेंट के एटम, यदि मान लो 50 एटम ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में थे, ठीक है, तो 50 एटम प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए, बट उनका फॉर्म, उनका रंग रूप चेंज हो जाएगा, बस एटम का नंबर वहाँ पे उतना मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हैंस वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, तो हमें क्या चाहिए कि केमिकल स्केलेटल केमिकल रिएक्शन यदि है या फिर केमिकल इक्वेशन कहीं पे है तो हमें उसको सबसे पहले क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। ठीक है, उसको बैलेंस करना होगा। तो अब हमको देखना है कि स्टेप वाइज स्टेप मेथड में किस तरीके से हम उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, किस तरीके से बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में बी रिप्रेजेंटेड एज जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या किया है कि सेकेंड जो 1.2 में हमने 1.3 में हमने एक्टिविटी किया था, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड Zn प्लस H2SO4 गिव जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, द अबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो। ठीक, तो अब देखें यहाँ पे जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन हमने लिख दिया। LHS साइड में कितने अमाउंट है, जिंक का 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन का 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। और RHS में भी हम देख रहे हो 1 है, 1 जिंक है, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स सेम है दोनों तरफ। ठीक है, LHS में भी RHS में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो ये रिएक्शन तो स्केलेटल हुआ ही नहीं, ये क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन इज द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो, इक्वेशन 1.3 इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। जब वो ऑलरेडी बैलेंस है तो अब क्या कर रहे हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लिए, दूसरे एग्जाम्पल को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या है, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, Fe प्लस H2O क्या है, Fe3O4 प्लस H2 बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट आइए इसको बैलेंस करना है, किस तरीके से बैलेंस करना है उसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो टू बैलेंस स्टेप 1 देखिए, स्टेप वाइज बैलेंसिंग बताया है, ऐसे आपको भी पता है किस तरीके से बैलेंस करते हैं, बट यहाँ पे स्टेप वाइज बैलेंसिंग बताया है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेज अराउंड ईच फॉर्मूला। ठीक है, हर जो एक फॉर्मूला लिखा है उसके तरफ आपको क्या बनाना है, बॉक्सेस बनाना है। ठीक है, बॉक्सेस आपको बनाना है। उसके बाद क्या करेंगे, बॉक्सेस बना लेंगे, जैसे Fe लिखा है तो Fe के तरफ बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, अब क्यों बॉक्स बना रहे हैं, इसमें क्या बोला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। इक्वेशन को बैलेंस करते टाइम आप क्या करेंगे, उन बॉक्स के अंदर में कुछ चेंज नहीं करेंगे। आपको जो करना है बाहर में लिख सकते हैं, बाहर में 2 लगा सकते हैं, बाहर में 3। तो जो बाहर में लग रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉफिशिएंट बोलेंगे। इस H2O के बीच में आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात यहाँ पे बताई है, किसी कंपाउंड के बीच में आप नहीं घुस सकते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा, स्टेप 2 में क्या है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन 1.5। कौन कौन सा एलिमेंट है, Fe है, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, FeHO लिख लिए यहाँ पे। LHS में कितने हैं, Fe कितना है, LHS में 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना, 1 है। RHS में कितने, 3 Fe है, Fe3 लिखा है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब यहाँ पे क्या है, स्टेप 3 में क्या बोला गया है, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब कैसे भी आप बैलेंस करोगे तो बैलेंस होगा ही, बट आसान कहाँ से होगा, कन्वीनियंट कहाँ से होगा, तो टू स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड्स दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो ऐसे कंपाउंड को पकड़े जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। ठीक है, और उसके बाद भी क्या बोला जा रहा है, इट में भी रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट साइड में भी हो सकता है वो कंपाउंड, या फिर रिएक्टेंट साइड में भी हो सकता है, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, एटम्स होना चाहिए। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट दैट विच हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक, अब उस एलिमेंट में ऐसे, उस कंपाउंड में सबसे पहले क्या करना है, एक ऐसा कंपाउंड को पकड़ना है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा है। अब उसके बाद उस कंपाउंड में से नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा है, अब उसमें से ऐसे एलिमेंट को पकड़ना है जिसका नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है। ठीक है,
यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सिलेक्ट Fe3O4। तो Fe3O4 को आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा हुआ है, इस रिएक्शन में सबसे ज़्यादा क्या है, देखिए कौन सा ऐसा कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे आ गया Fe3O4। ठीक है, और Fe3O4 में आप क्या देखेंगे कि Fe3O4 में कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन का एटम ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे Fe3O4 को सेलेक्ट कर लिए और जो एलिमेंट ज़्यादा है वो ऑक्सीजन हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द RHS एंड ओनली 1 ऑन द LHS। मतलब RHS में आपके 4 ऑक्सीजन एटम है, LHS में सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इनिशियल में आप देखेंगे 1 इन H2O, 4 इन Fe3O4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, 1 से 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो रिएक्शन में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मतलब 1 इंटू 4 लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 4 था। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे, टू नंबर, देखिए यहाँ लिखा है टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड। तो आपको पहले ही बोला गया कि बॉक्स के अंदर आप कुछ नहीं चेंज कर सकते, उसके फॉर्मूले को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड और एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स वी कैन पुट कोफिशिएंट 4। जो 4 यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के आगे मतलब वाटर H2O के आगे हम क्या लिख दे रहे हैं, 4 लिख दे रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया, एंड नॉट H2O4। H2O4 नहीं लिख सकते हम, क्योंकि आपको इस बॉक्स के अंदर नहीं जाना है, आपको बाहर लगाना है यहाँ पे। ठीक है, नाउ द पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन, पार्टली बैलेंस्ड मतलब अब ये रिएक्शन क्या हुआ, आधा आंशिक तौर पे बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अब इसमें क्या लिख रहा है, Fe+4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब स्टेप 4 में क्या है, Fe प्लस H, Fe एंड हाइड्रोजन एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया बट आयरन और हाइड्रोजन अभी बैलेंस नहीं हुआ। तो क्या बोले, पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर। तो अब आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को पकड़िए या फिर आयरन को पकड़िए, किसी को भी ले सकते हैं यहाँ पे। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अब हम लोग बोल रहे हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। टू इक्वलाइज नंबर ऑफ H एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम को इक्वलाइज करने के लिए क्या होगा, मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऑन एज 4 ऑन द RHS। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके RHS और LHS में हाइड्रोजन का क्या हाल है अभी। तो अभी फिलहाल यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 8 हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 लिख दिया था। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, मतलब हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 8 हो जाएंगे। और यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, मतलब प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट में 8 हाइड्रोजन हो गए, क्योंकि हमने वाटर को 4 से मल्टीप्लाई किया। और प्रोडक्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट में कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे हाइड्रोजन 8 हो जाए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Fe+4H2O गिव्स क्या हो गया यहाँ पे, Fe3O4 प्लस 4H2, क्योंकि हमने 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा रिएक्शन अभी भी पार्टली बैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पे आयरन को अभी हमने बैलेंस नहीं किया है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभी बैलेंस हो चुके हैं, बट आयरन अभी बैलेंस नहीं हुआ है। ठीक, तो लास्ट स्टेप है प्रोबेबली 5th स्टेप, एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिकअप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट को आपको पकड़ना है जो बैलेंस नहीं है अभी। तो अब बचा है आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, इनिशियली देखेंगे तो रिएक्शन में आयरन जो LHS की तरफ है वो सिर्फ 1 है, तो 1 इन Fe। इनिशियल मतलब LHS टाइप स्टार्टिंग से क्या है, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 3 है, Fe3O4। तो आपको क्या करना है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 Fe आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो Fe का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 आपने H2O को बैलेंस करने के लिए लिखा, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लिखा। तो अब क्या है, आपका रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो स्टेप 6 में आप क्या देख रहे हैं, फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट और LHS और RHS साइड दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम काउंट करेंगे कि कितने एटम्स हैं। ठीक है, कितने एटम्स हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि आयरन के 3 एटम है। ठीक है, और इधर भी आयरन के 3 एटम है, LHS में भी 3 है, RHS में भी 3 है। सही है, हाइड्रोजन के 8 एटम है, 4 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 8 एटम है, 4 इंटू 2। ऑक्सीजन कितने, 4 है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी कितने, 4 है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक स्केलेटल रिएक्शन को हमने क्या किया, बैलेंस कर लिया। तो दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक अंदाज लगा रहे हैं। ठीक है, बैलेंस करने के लिए। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, हीट एंड ट्रायल मेथड एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन यूजिंग स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट्स। ठीक है,
तो इस छोटे छोटे कुछ होल नंबर लगाते हैं। होल नंबर मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर है तो उनको हम बोल रहे हैं होल नंबर। तो उन्हीं में से कुछ नंबर को ला के हम वहाँ पे लगा रहे हैं उनको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि स्टेप 7 बताया राइटिंग सिंबल्स ऑफ द फिजिकल स्टेट। आप फिजिकल स्टेट जो भी है, फिजिकल स्टेट मतलब वाटर है तो लिक्विड होगा, ठीक है, या एक्वस है या फिर गैसियस है, तो उन फिजिकल स्टेट्स को आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9 डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ इट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा है इसको ध्यान से देखने बोला जा रहा है, और इस रिएक्शन में बोला जा रहा है कि आप देखिए कि आपको इसको देख के आपको कुछ पता चल रहा है क्या कि आयरन कौन से स्टेट में होगा या वाटर का कौन सा स्टेट होगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि फिजिकल स्टेट ऑफ इच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा हमको इससे नहीं मिल रहा। तो क्या करना है, इस केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड अलॉन्ग विथ केमिकल फॉर्मूले। तो हमको क्या करना होता है, केमिकल फॉर्मूला के साथ उनका फिजिकल और केमिकल स्टेट को वहाँ पे हम मेंशन करते हैं, ठीक है। जैसे गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नोशंस गैस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड। गैस के लिए G, लिक्विड के लिए L, एक्वस के लिए AQ एंड सॉलिड के लिए S। द वर्ड एक्वस इज रिटर्न इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सॉल्यूशन इन वाटर। मतलब यदि आप नमक को पानी में घोल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर बोल, या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बोल सकते हैं, या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। किसी भी चीज़ को आप पानी में घोल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। तो इक्वेशन 1.9 को फाइनली हम लोग बैलेंस करके उसका जो फिजिकल स्टेट था उसको उसके बगल में लिख दिए हैं। नोट दैट द सिंबल G इज यूज्ड विथ H2O टू इंडिकेट दैट इट इज इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। तो वाटर में जब G लिखा रहेगा ना तो आप क्या समझ जाएंगे कि इस रिएक्शन में वाटर का यूज स्टीम के फॉर्म में हुआ, क्योंकि स्टीम में वाटर क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। Usually physical states are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them। मतलब जनरली हम लोग नहीं मेंशन करते हैं फिजिकल स्टेट को जब तक ऐसा कुछ नेसेसरी नीड नहीं है शो करने का, ठीक है। अब क्या है, Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for reaction are indicated above and below the arrow in the equation। ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं, कुछ रिएक्शन के ऊपर में हम लोग कुछ का कंडीशन लिख देते हैं, उसका कंडीशन लिख देते हैं। जैसे कार्बन मोनोक्साइड प्लस 2H2 गैस, ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड को हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करा रहे हैं, 340 atm प्रेशर है, तो इसमें क्या कर दे रहे हैं हम, CH3OH बन रहा है, ठीक। तो ऊपर में जो कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन या रिएक्शन का कंडीशन है, उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल का फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन दिया हुआ है, तो 6CO2 प्लस 12H2, यहाँ पे इसका फॉर्म भी लिखा हुआ है, CO2 किस फॉर्म में है, मतलब फेज लिखा हुआ है, एक्वस फेज है, लिक्विड फेज है। फिर यहाँ पे जो कंडीशंस चाहिए, सनलाइट और क्लोरोफिल, वो मेंशन किया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे C6H12O6 एक्वस प्लस 6O2 एक्वस प्लस 6H2O लिक्विड, ठीक है, ये यहाँ पे बना हुआ, ठीक। यूजिंग दिस स्टेप्स कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन टेक्स्ट अर्लियर। मतलब 1.2 एक रिएक्शन दिया हुआ था वहाँ पे, आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको पहले ही बताया गया है कि आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन, आउट टेक्स्ट क्वेश्चन और NCERT एग्जाम्पलर के लिए एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। वो वीडियो सारा जब चैप्टर कवर अप हो जाएगा, ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा, तो उसके बाद फिर वो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो अपलोड होगा। तब तक आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है और सारे उसी कॉन्सेप्ट से बेस्ड हैं जिसका हमने डिस्कशन किया है। साथ ही साथ आंसर बताने से ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, तो आप दिमाग कैसे लगाएंगे। यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको जो एक्सप्लेन किया गया है तो आप उन्हीं के बेसिस पे आंसर लिखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और हम इसको नेक्स्ट वीडियो, मतलब जब ये चैप्टर बाइंड अप हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसको वहाँ पे अपलोड करेंगे। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है 1.2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के कितने तरीके के केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, वी हैव लर्न इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू द दोज ऑफ अनदर एलिमेंट्स। मतलब क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं क्या कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कोई भी एटम ना, एलिमेंट, एक एटम चेंज नहीं होता है दूसरे एलिमेंट्स में, ठीक है। एटम, केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट्स, ठीक। नॉट डू एटम्स डिसअपेयर फ्रॉम द मिक्सचर और अपेयर समवेयर एल्स। मतलब बोला जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन में जनरली हम क्या करते हैं, हम कुछ तरीके का एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को आपस में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा ना कि आप जो जो एलिमेंट्स लिए हैं, जैसे आयरन लिए हैं, ऑक्सीजन लिया, उसको बंद कर दिए, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आयरन और ऑक्सीजन का ही बनेगा। भले वो आयरन और ऑक्सीजन का अरेंजमेंट अलग इधर से उधर हो सकता है, ठीक है। जैसे पहले जब इनिशियली आप डाले थे तो वहाँ आयरन अलग था
ऑक्सीजन अलग था, लेकिन अब प्रोडक्ट जब बन जाएगा तो आयरन और ऑक्सीजन आपस में क्या होगा, बाइंड कर जाएगा, ठीक है, और क्या होगा वहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो इनिशियल से डिफरेंट है, बट जो चीज़ आप डालेंगे वही। बोलते हैं कि जैसे आप आम का पेड़ लगाएं तो आप मतलब बबूल का पेड़ लगाएं तो आम तो नहीं खा सकते, सिंपल बात है। आप यदि रिएक्शन में सल्फर डाले हो तो प्रोडक्ट में भी सल्फर आएगा, कार्बन डाले हो तो प्रोडक्ट में भी कार्बन आएगा यदि रिएक्शन हो रहा है तो, ठीक है। आप कार्बन डाल के सल्फर का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, यही बात यहाँ पे बताया गया है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टेंस। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है केमिकल रिएक्शन जो भी है ना, उसमें क्या केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टेंस, ठीक है। ये मतलब बॉन्ड्स टूटते हैं आपस में, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना हुआ है, यहाँ पे आयरन है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ना उसमें ये बॉन्ड टूटेगा और आयरन के साथ इंटरेक्शन चालू हो जाएगा, ठीक है। आयरन के साथ इंटरेक्शन होगा इसका, और ये बॉन्ड, इसका जो इनिशियल बॉन्ड था वो बॉन्ड टूट जाएगा। तो यही होता है केमिकल रिएक्शन में। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4। तो चैप्टर 3 और 4 में आप क्या पढ़ोगे, चैप्टर 3 और 4 में आप पढ़ोगे किस तरीके से बॉन्ड टूट रहा है, किस तरीके से बॉन्ड बन रहा है। तो पहला रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और यहाँ पे साथ ही साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ ही साथ आपका एक्टिविटी आ रहा है 1.4। इसमें क्या बोला गया, 1.4 एक्टिविटी में बोला गया है टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड का एक स्मॉल अमाउंट लेना है, ठीक है, और उसमें आपको क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्विक लाइम भी होता है, क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। और उसमें क्या करना है, स्लोली आपको वाटर ऐड करना है, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। आपको क्या करना है, बीकर को धीरे से छूना है, आपको देखना है कि बीकर का कुछ टेम्परेचर चेंज हो रहा है या नहीं। इसमें क्या बोल रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम है स्लैग्ड लाइम, और कैल्शियम ऑक्साइड का नाम है क्विक लाइम, ठीक है, रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ इट। तो यहाँ पे रिएक्शन भी लिखा हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम को जब आप पानी में डाल रहे हैं तो यहाँ पे CaOH2 बन रहा है, जिसको स्लैग्ड लाइम बोल रहे हैं। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from 2 or more reactant is known as a combination reaction, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ऐसा रिएक्शन जब दो एलिमेंट्स या फिर दो कंपाउंड आपस में कंबाइन हो रहे हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो कंबाइन करके एक बना रहे हैं, ठीक है। सेम इसका एप्लीकेशन दिया हुआ है कि ए सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन 1.13। तो जो स्लैग्ड लाइम बन रहा है मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, उसका एक सॉल्यूशन बना है पानी में घोल के, इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। उसको क्या कर रहे हैं, वाइट वॉशिंग में यूज़ कर रहे हैं। अब क्या बोला जा रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। तो रिएक्शन यहाँ लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोल रहा है स्लैग्ड लाइम, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 डेज वाइल ऑफ वाइट वॉशिंग। जैसे आज आप वाइट वॉशिंग करा रहे हैं घर पे, तो आपके 2 से 3 दिन के बाद वो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करेगा और उसके ऊपर एक लेयर बना देगा। तो मतलब वाइट वॉशिंग के 1 या 2 दिन के बाद आपको उसमें एक्चुअल साइनिंग दिखेगा, और जो साइनिंग आ रहा है वो साइन किसके कारण आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण वो साइनिंग आ रहा है। कुछ और एग्जांपल दिए हुए, लेटर डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे पहला है बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2 गिव्स 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो ये सब बैलेंस्ड रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन रिएक्ट कर रहे हैं और एक तीसरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सिंगल प्रोडक्ट जनरली बनता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इन दिस सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सबस्टेंसेस एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब 2 से अधिक प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा हीट, मतलब वो जो कंटेनर होगा ना वो लिटरली बॉयल करने लगता है, कंटेनर के साइड में वॉल जो है बहुत ज़्यादा हीट हो जाएंगे और जो उसका मिक्सचर है ना वो बॉयल करेगा। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकल रहा है, प्रोडक्ट तो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ क्या हुआ, हीट रिलीज हुआ, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का एग्जांपल है CH4, मीथेन जिसको बोलते हैं, इसको मीथेन बोलते हैं, आगे क्लासेस में पढ़ोगे। मीथेन प्लस 2H2 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल, डू यू नो द रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जो रेस्पिरेशन आप कर रहे हो ना वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन के बारे में आप लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम लोग सब क्या जान रहे हैं कि एनर्जी हमको चाहिए जिंदा रहने के लिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। हम क्या, जो फूड हम खा रहे हैं ना उससे हमको ये एनर्जी मिल रहा है। अब डाइजेशन में क्या करते हैं, ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टांस। मतलब डाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, फूड को स्मॉलर सबस्टांस में तोड़ते हैं। स्मॉलर सबस्टांस में तोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम उसको चबा रहे हैं, ये भी सही बात है कि हम कुछ भी खा रहे हैं तो हम उसको च्यू कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, उसका साइज छोटा हो जा रहा है। बट आप उसको ओनली च्यू करके, चबा के आप उसको क्या कर सकते हैं, बहुत स्मॉलेस्ट, मतलब उसके मॉलिकुलर लेवल पे नहीं तोड़ सकते। मॉलिकुलर लेवल पे जो डाइजेशन हो रहा है उसको तोड़ने के लिए, जैसे आप स्टार्च खा रहे हैं या फिर ग्लाइकोजन या फिर कुछ भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो वो फाइनली टूट रहा है ग्लूकोज में, ठीक है। तो उस ग्लूकोज के लेवल में तोड़ने के लिए आपको क्या है कि आपको डाइजेशन प्रोसेस का नीड है। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टेंस। जैसे एग्जांपल बताया जा रहा है, राइस, पोटैटो, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। अब इस कार्बोहाइड्रेट को आप ब्रोकन डाउन किस में कर रहे हैं, टू फॉर्म ग्लूकोज। मतलब आप आलू खा रहे हैं तो फाइनली आपके ब्लड में आलू नहीं पहुंच रहा, क्या पहुंच रहा है, ग्लूकोज पहुंच रहा है। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन। अब ये ग्लूकोज किसके साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, जो आप ब्रीद इन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी रेस्पिरेशन का बात होता है तो लोग सोच रहे हैं कि रेस्पिरेशन मतलब क्या हो रहा है, सांस लेना हो रहा है। तो रेस्पिरेशन में सांस लेना एक प्रोसेस है, क्योंकि आप जो खाना खा रहे हैं वो खाना ग्लूकोज के फॉर्म में हर एक सेल के पास पहुँच रहा है और हर सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच रहा है। तो अब हर सेल के पास ऑक्सीजन है और हर सेल के पास ग्लूकोज है। तो अब वो सेल क्या करता है, उस ग्लूकोज पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। ये ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलकर रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है और क्या बन रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, मतलब जो आपका वेजिटेबल मैटर है उसका वो भी सड़ रहा है, ठीक है, कंपोस्ट फॉर्मेशन हो रहा है। तो वो भी कैसा एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनसे बनते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस का एक्सपेक्टेशन है यहाँ से, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर द हीट इज़ गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। हाँ, तो अब स्टार्टिंग है 1.1 में आपने एक रिएक्शन पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन वाला। तो मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न कर रहे थे तो वहाँ पे लाइट भी निकल रहा था और पाउडर भी बन रहा था, समझ रहे, प्रोडक्ट भी बन रहा। तो वहाँ पे भी दो ही थे रिएक्टेंट, Mg+O2 क्या दे रहे थे, Mg+O2 गिव्स MgO। तो दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट मिल रहा था। तो वो रिएक्शन भी क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप था और साथ ही साथ वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो रहा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझाने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ 1.9, ठीक है। इससे पहले हमने 1.8 तक एक्टिविटी कवर अप कर चुके हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक्टिविटी 1.9। यहाँ पे बताया गया है टेक 3 आयरन नेल्स, ठीक है, 3 आयरन नेल्स लेना है एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। सैंड पेपर का यूज है, जो सैंड पेपर आप एक्टिविटी 1.1 के लिए खरीदे थे उसी सैंड पेपर का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज A-B, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक में A लगा देंगे लेवल और दूसरे में B लगा देंगे, ठीक है। इन इस टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब क्या करना है, दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, 10-10 ml आप क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड कर देंगे। अब क्या करना है, टाई 2 आयरन नेल विथ थ्रेड, ठीक है, एक धागे से 2 आयरन नेल को बांधेंगे। यहाँ फोटो बना के दिखा दिया कि किस तरीके से आपको बांधना है। 2 आयरन नेल्स एंड इमर्ज देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, उसको इमर्ज कर देंगे, ठीक है। Tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes। 20 मिनट के लिए आप कॉपर टेस्ट ट्यूब B में आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को डिप कर देंगे। आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B, ठीक है। एक में कुछ नहीं डालना है और दूसरे वाले में आयरन नेल डाल देना। 20 मिनट के बाद जो इंटेंसिटी है कलर का उसको चेक करना है, ठीक है। उसको चेक करेंगे तो क्या होगा, ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स। अब आयरन नेल्स का भी कलर को चेक करेंगे और
जो आपका ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का कलर है उसको भी चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट दिखाया है बिफोर एंड आफ्टर। आयरन नेल जो स्टार्टिंग में था शाइनिंग अपीयरेंस था, ठीक है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला आयरन नेल दिखाया हुआ है वो क्या है, मतलब आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, वो ब्राउन कलर का दिख रहा है। और यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो टेस्ट ट्यूब ए का ज़्यादा ब्लू है, और जो टेस्ट ट्यूब बी था वो आपका क्या है, थोड़ा सैड, मतलब सैबी हो गया, मतलब समझ पा रहे हैं, थोड़ा उसका कलर फेड अप हो गया, ठीक है। वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड, ठीक है। तो फेड क्यों हो गया वो कलर, और आयरन का नेल ब्राउन कलर का क्यों हो गया? तो इसके लिए रिएक्शन लिखा है Fe प्लस Fe। देखिए आयरन का नेल सॉलिड स्टेट में था तो S लिखा हुआ है, कॉपर सल्फेट एक्वस है क्योंकि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को वाटर में डिजोल्व किए, ठीक है। तो FeS प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, ठीक। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट। इसमें क्या हो रहा है कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आयरन क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है किसको, दूसरे एलिमेंट कॉपर को, कहाँ से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। दिस रिएक्शन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। और भी एग्जांपल्स दिया हुआ है कि यदि आप मान लो आयरन नेल की जगह जिंक का नेल ले रहे हैं, जिंक नेल, और उसको आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो सेम रिएक्शन होगा, ZnSO4, वहाँ पे FeSO4 बन रहा था, यहाँ पे ZnSO4 बनेगा और साथ में कॉपर बाहर हो जाएगा। फिर यहाँ पे लीड है, लीड Pb, उसको डाल रहे हैं कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में, कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, PbCl2 बाहर हो रहा है, मतलब PbCl2 बन जा रहा है और कॉपर बाहर हो रहा है, ठीक है। तो जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इससे क्या पता चल रहा है कि जिंक और लेड जो है वो क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से क्या कर रहे हैं, बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 1.24 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तक तो एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसमें फिर एक्टिविटी है 1.10। इसमें बताया गया टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। क्या लेना है, सोडियम सल्फेट लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें क्या करना है, दूसरे वाले में, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको 3 ml बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है। एक में सोडियम सल्फेट लेंगे Na2SO4 और दूसरे में क्या लेंगे, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों को आपको मिक्स कर देना है, दोनों को क्या करना है, मिक्स कर देना है। तो अब यहाँ पे है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एक्टिविटी दिया है 1.10। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब हम लोग पढ़ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या है कि टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, मिक्स द टू सॉल्यूशन व्हाट यू ऑब्जर्व, ठीक है। मतलब बोला जा रहा है कि एक सॉल्यूशन, एक में आप 3 ml सोडियम सल्फेट लेंगे, ठीक है, और एक में लेंगे आप बेरियम क्लोराइड, उसके बाद दोनों को मिक्स करेंगे और फिर तमाशा देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ कि किस तरीके से मिक्स करना है। इसमें लिखा है यू विल ऑब्जर्व दैट a white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance formed is known as precipitate. Any reaction produces a precipitate can be called as precipitation reaction. तो कोई भी रिएक्शन जिसमें precipitate बन रहा है उसको बोलते हैं precipitation reaction, ठीक है। सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड को ऐड कर रहे हैं, BaSO4 बन रहा है और NaCl साथ में बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो सोडियम सल्फेट है ना, तो सोडियम सल्फेट से क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, मतलब बेरियम क्लोराइड था तो ये बेरियम कहाँ आ गया, यहाँ पे सल्फेट के साथ आ गया, और ये सोडियम कहाँ चल गया, क्लोरीन के साथ चला गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, सिर्फ एक एलिमेंट उसको उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर रहा था, तो जो मोस्ट रिएक्टिव था वो उसको दूसरे वाले को, लेस रिएक्टिव वाले को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिमूव कर रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के सॉल्ट सॉल्यूशन से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके कारण इस रिएक्शन का नाम क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, व्हाट कॉजेज दिस, तो ये क्यों हो रहा है, तो इसमें बोल रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 एंड Ba2+, ठीक है। यहाँ पे क्यों बन रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो ये बोल रहा है कि क्योंकि यहाँ पे आपका BaSO4 का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। किसका रिएक्शन हुआ, Ba2+ आयन और SO4 सल्फेट आयन का रिएक्शन हुआ। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड, दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl बोलते हैं, विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, ठीक है, जो सॉल्यूशन में रह गया। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स और कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, ठीक है। कैटायन इधर जा रहा है, एनायन इस तरफ आ रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी लिखा हुआ है 1.2, ठीक है। 1.2 वाला एक्टिविटी यदि आप याद करेंगे तो वहाँ पे क्या था, लीड नाइट्रेट को PbNO3 होल 2 को
KI ऐड करने बोले थे, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो लीड टू नाइट्रेट लिखा है, लीड टू नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म, can you name the compound precipitated, write the balanced chemical equation for the reaction, is this also a double displacement reaction, ठीक है। तो इसको आप लोग ट्राई करेंगे, जैसा कि हमने बताया है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको एक अलग वीडियो में मिल जाएंगे, उस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस ही रहेंगे, वहाँ पे कोई लिटरेचर डिस्कशन नहीं होगा, क्वेश्चंस और उनके आंसर्स का डिस्कशन होगा। तो इसको आप अभी ट्राई करेंगे। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 1.25 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है 1.11 जिसमें लिखा है हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर, ठीक है। फिगर 1.10 दिया हुआ है, व्हाट यू ऑब्जर्व। इसमें सिंपल बोला है कि कॉपर पाउडर को हीट कर दो और कुछ नहीं करना है, ठीक। तो यहाँ चाइना डिश है, चाइना डिश में हमने कॉपर पाउडर को रखा है और साथ ही साथ इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ अ ब्लैक कॉपर टू ऑक्साइड, मतलब जो कॉपर का होगा ना, रेड कलर होगा, उसके ऊपर क्या होगा, एक ब्लैक कलर का लेयर या फिर ब्लैक कलर का कवर बैठ जाएगा, ठीक है। वाई हैज दिस ब्लैक सबस्टांस फॉर्म, तो ये ब्लैक सबस्टांस क्यों फॉर्म हुआ, तो इसमें बोला जा रहा है दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया और जिसके कारण क्या हो रहा है कि उसके ऊपर एक लेयर कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो कॉपर प्लस O2 गिव्स CuO, ठीक है। कॉपर प्लस O2 2CO, बैलेंस्ड रिएक्शन लिखा हुआ है। देखो अब इसमें क्या लिखा जा रहा है कि इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, यदि इस हीटेड मटेरियल जो CuO बना है उसके ऊपर यदि आप हाइड्रोजन गैस को पास करोगे तो क्या होगा, ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एज कॉपर इज ऑब्टेन्ड। तो अब क्या होगा कि पहले वहाँ पे कॉपर क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बन गया, उसमें आप हाइड्रोजन पास कर रहे हो तो क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। इफ ए सबस्टांस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इफ ए सबस्टांस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं। मतलब यदि कोई सबस्टांस ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ठीक है, किसी रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है कि उसमें ऑक्सीजन गेन कर रहा है, इफ ए सबस्टांस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, तो उस सबस्टांस को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज। जैसे कॉपर ने ऑक्सीजन गेन किया, कॉपर में हमने ऑक्सीजन का एडिशन किया तो वो क्या बन गया, कॉपर, मतलब बोलेंगे कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो गया और कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। इफ ए सबस्टांस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, यदि किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का लूज हो रहा है, जैसे CuO था उसमें हाइड्रोजन डाले तो वो ऑक्सीजन वहाँ से हट गया, तो उसको बोलते हैं वो सबस्टांस क्या है, रिड्यूस हो गया। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड इनटू कॉपर ऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड इनटू कॉपर, और पहले वाले में बोल सकते थे कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कॉपर ऑक्साइड बोल सकते हैं, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड बोल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉपर टू ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, कॉपर टू ऑक्साइड क्या हो रहा है, लूज कर रहा है ऑक्सीजन एंड इज बिंग रिड्यूस्ड, सो कॉपर टू ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बिंग ऑक्सीडाइज्ड, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन H2 था, ये ऑक्सीजन गेन कर लिया तो क्या बन गया, हाइड्रोजन इज बिंग ऑक्सीडाइज। इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर गेट्स रिड्यूस्ड, एक रिएक्टेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है ड्यूरिंग अ रिएक्शन। सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे डेमोन्स्ट्रेशन होता है, डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस, तो डेमोन्स्ट्रेशन को हम लोग किस में बदल दिए, डेमो क्लासेस। उसी तरह रेडॉक्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए, रेडॉक्स में। समझ पा रहे। तो अब यहाँ पे दिखाया है कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ तो कॉपर बन गया और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ तो वाटर बन गया, ठीक है। और भी एग्जांपल रेडॉक्स का दिए हुए यहाँ पे, ZnO प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड में कार्बन ऐड कर रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे दिया है MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, ठीक है। इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक। तो ऐसे बोल सकते हैं इसको, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक एंड कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड। इन रिएक्शन 1.32 HCl इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन, ठीक है, Cl2 बन गया, whereas MnO2 is reduced to MnCl2. From the above example, we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized,
ठीक है। ये बोला क्या जा रहा है कि ऊपर के एग्जांपल से हम क्या बोल सकते हैं कि कोई सबस्टांस यदि ऑक्सीजन गेन कर रहा है और हाइड्रोजन लॉस कर रहा है रिएक्शन में, या तो ऑक्सीजन का गेन कर ले या हाइड्रोजन का लॉस कर दे, तो हम बोल सकते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या फिर वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा। और सेम यदि कोई सबस्टांस ऑक्सीजन लॉस कर दे और हाइड्रोजन गेन कर ले, तो हम बोलेंगे कि वो क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। ऑक्सीजन का लॉस करना या हाइड्रोजन गेन करना, वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा या फिर रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 1.1 एक्टिविटी के बारे में बोल रहा है। वाई वेयर अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ dazzling flame in air and changes into a white substance magnesium oxide, is magnesium being oxidized or reduced in a reaction? तो आप बताएंगे कि ऑक्सीडाइज्ड हुआ मैग्नीशियम या रिड्यूस हुआ उसको बर्न करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? तो अब पूरा ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होता है उसका डेली एवरीडे लाइफ में आपने क्या कुछ रोल देखा है? तो पहला उसमें सब पॉइंट है कोरोजन के बारे में। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नॉन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आप जरूर देखें कि कोई आयरन का शाइनी मटेरियल है जो क्या हो जाता है, थोड़ा टाइम के बाद रेडिश ब्राउन पाउडर से क्या होता है, रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। ठीक है, मतलब कोई भी जो आर्टिकल है लोहा का चमकता है, नया होता है तो ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन लेयर बैठ जाता है। ठीक है, जैसे मेरे पास कुछ पुरानी चाबियां हैं, तो उन चाबियों को हम देखेंगे ना तो उसमें आपको दिखेगा कि कुछ लेयर्स बैठना चालू हो गए। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये चाबी है, तो इसमें देखिए अब लेयर बैठना चालू हो गया धीरे धीरे, ब्राउन लेयर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्राउन लेयर देख पा रहे हैं, इसमें ब्राउन लेयर। कोई चाबी नहीं है, देखो जैसे ये चाबी नहीं है, इसमें भी कुछ लेयर्स बैठना चालू हो गया। तो मतलब अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो न्यू कीज़ है ना, जो चमक रही हैं, शाइनी है, लेकिन 10 साल के बाद देखेंगे या 2 साल के बाद, 1 साल के बाद देखेंगे तो सब में कुछ ना कुछ ब्राउन लेयर्स बैठ जाएंगे। समझ पा रहे हैं? मतलब ये चाबी भी क्या हो जा रहा है, ब्राउन मुंडे बन जा रहा है। समझ रहे हैं? ये लोग सब ब्राउन मुंडे बन जा रहे हैं, देखो। ठीक है, तो भाई यहाँ पे बताया हुआ। तो ब्लैक, अब इसमें क्या बोला, सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। तो आयरन एक मेटल है, मेटल तो अदर मेटल जो है इसी तरीके से टार्निश्ड होते हैं। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म ऑन द कॉपर एंड सिल्वर? तो कॉपर और सिल्वर में भी इसी तरीके का कोटिंग बैठ जाता है। ठीक है, तो व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सबस्टेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड, यदि मॉइस्चर या फिर एसिड से ये जो सबस्टेंसेस है उन पे कुछ मेटल पे अटैक हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, जैसे हम लोग बोल रहे थे कोई सबस्टेंस में यदि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। सिमिलरली यदि कोई सबस्टेंस में एसिड और मॉइस्चर अटैक कर रहा है और उसका जो इम्पैक्ट हो रहा है एसिड और मॉइस्चर का उस सबस्टेंस के ऊपर या उस मेटल के ऊपर, तो उसको क्या बोल रहे हैं, दिस मेटल इज गेटिंग कोरोड। ठीक है, कोरोड हो रहा है, और जो पूरा फेनोमिना है कोरोड होने का उसको हम क्या बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, द ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। तो सिल्वर के ऊपर भी क्या होता है, ब्लैक कलर की कोटिंग आती है। ठीक है, और जो पहले कॉपर है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आएगी। ठीक है, तो ये होता है आपका कोरोजन। ठीक, तो कोरोजन काउजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेज, आयरन रेलिंग, शिप एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल। तो जितना भी मेटल का ऑब्जेक्ट्स बने हैं सबको कोरोजन क्या करेगा, डैमेज करेगा, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। तो जो लोहा के बने हैं उनको तो खासा बच के रहना है कि लोहे की चीज़ों को कोरोजन जल्दी खत्म करेगा। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। तो आयरन का जो कोरोजन है ना वो एक सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारा अमाउंट खर्चा किया जा रहा है, पैसा खर्चा किया जा रहा है डैमेज्ड आयरन को रिप्लेस करने के लिए, और इसके बारे में ज़्यादा आपको चैप्टर 3 में पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर एक प्रोसेस है यहाँ पे रेंसिडिटी 1.3.2। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट ऑफ फूड फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम? जैसे लेज़ है, लेज़ का पैकेट आप उसको टेयर अप किए, खा लिए जितना खाना था, फिर रख दिया अपने बहन के लिए, उसमें रबर नहीं लगाए, उसको पैक नहीं किए। ठीक है, ऐसे नॉर्मल छोड़ दिए, तो क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद वो बेकार हो जाएगा, वो बहुत अलग रोटी जैसा लगने लग जाएगा। समझ रहे हैं? तो व्हेन द फास्ट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, मतलब फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। ठीक है, उसका स्मेल और टेस्ट क्या होता है, चेंज हो जाता है। यूजुअली
substances which prevent oxidation और antioxidant are added to the food containing fats and oil। तो फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग जो सब्सटेंस है, जो चिप्स है, उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड किया जाता है, ठीक है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड किया जाता है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ठीक है, फूड को क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, विच हेल्प्स टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन। मतलब उससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन का रेट स्लो होगा, क्योंकि एयर टाइट कंटेनर है तो एयर उसमें इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, तो उसका लॉन्जिविटी जो है, लॉन्जिविटी है वो क्या होगा, थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा। बट ऑक्सीडेशन मतलब लिखा ही है, खत्म होना है उसको तो खत्म होना ही, ठीक है। डू यू नो दैट द चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद अ गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्साइड। तो इसमें क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, चिप्स मैन्युफैक्चरर, वो क्या करते हैं, उस बैग में नाइट्रोजन को भर देते हैं, जिससे क्या होता है, वो उसका ऑक्सीडेशन डिले हो जाता है या फिर ऑक्सीडेशन लेट से होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, नाइट्रोजन की नहीं, ठीक है। तो इसलिए नाइट्रोजन से भर देंगे, तो नाइट्रोजन से भर देंगे तो वहाँ पे वो पॉइजनस भी नहीं होगा, साथ ही साथ और बहुत लॉन्ग टाइम तक क्या रहेगा, मतलब जो क्रिस्पीनेस रहता है ना, वो मेंटेन रहेगा। इसलिए आप देखते हो कि कुरकुरे लेस का जो पैकेट होता है वो बहुत ज़्यादा फुला हुआ रहता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कुछ सवाल जवाब है, आपके पास 3 सवाल हैं, इन तीनों सवाल को आप खुद ट्राई करेंगे और इसके साथ ये चैप्टर जो है अपना क्या है, बाइंड अप हो गया। इसमें कुछ समरी दिया हुआ है, तो एक एक करके रीड कर देता हूँ इसको, ठीक है। व्हाट यू हैव लर्नड में पहला है, ए कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड देयर फिजिकल स्टेट सिम्बॉलिकली। पहला क्लियर है सबको। दूसरा, ए केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड सो दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच type involved in a chemical reaction are the same on the reactant and product side of the equation. Equations must always be balanced. Equation हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। In a combination reaction, 2 or more substance combine to form a new single substance. आपको पता है कि combination reaction होता है तो वहाँ पे एक से अधिक substance आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं और एक नया substance बनाते हैं। अब बोला decomposition reaction are opposite of combination reaction, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि decomposition reaction क्या है, combination reaction के opposite है। In decomposition reaction a single substance decomposes to give 2 or more substance, ठीक है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सिंगल सबस्टांस टूटता है और एक से अधिक सबस्टांस को जनरेट करता है। रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें क्या है कि हीट बाहर निकलेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नॉन एज एंडोथर्मिक। जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगा वो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, और जिसमें एनर्जी बाहर निकलेगा वो एक्सोथर्मिक होगा। When an element displaces another element from its compound, it's called displacement reaction. When 2 different atoms or group of atoms are exchanged, जब exchange होगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्यूबल सॉल्ट। इनसॉल्यूबल सॉल्ट बनता है जो वाइट कलर का आप देख रहे थे, उसमें BaCl2 जब Na2SO4 से रिएक्ट कर रहा था तो जो वाइट कलर का पाउडर बना वो डिज़ोल्व नहीं हो पाया उसमें, इसलिए वो बाहर आ गया, तो उसको क्या बोल रहे हो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल रहे, प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है। और जो NaCl फॉर्म हुआ वो वाटर में ही डिजॉल्व रहा। रिएक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाय सबस्टांस। तो ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन है या गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। तो ये रहा आपका पहला चैप्टर, लाइन बाय लाइन हमने ट्राई किया था इसको बाइंड अप करने का। तो हमने हर एक लाइन को ट्राई किया एक्सप्लेन करने का, सारे एक्टिविटीज़ को हमने पढ़ा है। बस आपके लिए हमने क्या किया है कि क्वेश्चंस को यहाँ पे छोड़ दिया है कि आपको क्वेश्चन खुद ट्राई करना है। ये चैप्टर खत्म हो चुका है, अब इस चैप्टर के खत्म होने के बाद आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, साथ ही साथ ट्राई करेंगे NCERT एग्जाम्पलर को कवर अप करने का। उसके बाद जब हम अपना अगला वीडियो अपलोड कर रहे होंगे तो उस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर का जितना भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट टेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स में जो क्वेश्चन पूछे हैं, सारे क्वेश्चंस का आंसर हम वहाँ पे प्रिपेयर करेंगे और उसको आपको एक वीडियो में सेपरेटली एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा भी आपको यदि एग्जामिनेशन CBSE के एग्ज़ाम से या फिर CGSE के एग्ज़ाम से या फिर आपको कोई भी बोर्ड्स के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमारे चैनल CBSE फोरम में उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा दूसरा चैनल जो केमिस्ट्री फोरम है वो नीट JEE के लिए डेडिकेटेड है, तो आप वहाँ पर भी अपने डाउट्स को मतलब कमेंट्स में किसी वीडियो के पिन कर सकते हैं, तो हम उस डाउट को वहाँ पे एड्रेस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो। आपको यदि इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप वहाँ पे कमेंट करेंगे, कोई भी सजेशन है आपके एंड से जो आप चाहते हो कि इससे हम इसको बेहतर बना सकते हैं तो आप वहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। कमेंट कर देंगे, चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट।